देखो बेटा, इसके अंदर देखो क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ आपके जो टॉपिक है क्यूब्स, और ये वाला देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हेन ही टेक्स द ट्रेन मार्को ऑलवेज अराइव एट द ऑन टाइम, और ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट और इसी को सेलोलिज्म, जो पहला टॉपिक है उस पे बेस्ड होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो अभी आपने जो सिलेबस देखा था, ये देखो बेटा, आज जो चीजें कराने वाला हूं मैं क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रिटिकल थिंकिंग का ही है। ये लो, तो कहने का मतलब ये है, ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, ये देखिएगा। और इस मैथमेटिकल भी हो रखा है आपका, इसमें सिर्फ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको 24-25 के क्वेश्चन दिखा दिए। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो आपको टॉपिक्स आने बेटा, इसके अंदर क्यूब्स आने, क्यूब्स वाले क्वेश्चन, इसके अंदर आने हैं रैंकिंग के क्वेश्चन, और इसी के अंदर आने हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्या है देख लीजिए जरा सा, क्योंकि एलआर के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि इसके कोई सर्टेन टॉपिक होता है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। कभी भी एलआर के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसके पूरे पैटर्न को टोटल इसके अंदर 12 यूनिट पढ़ने हैं। ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। देखो अब रैंकिंग आज क्यूब मैं पढ़ाऊंगा, रैंकिंग पढ़ाऊंगा और सिटिंग अरेंजमेंट तीनों आज हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, एग्जाम्पल देखना हो तो देखो बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखना। ये कब का है, ये लो, ये क्वेश्चन हम आपका 2025 का एलआर के अंदर, ये देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इफ टुडे इज सैटरडे आई एम द फिलोसोफर, तो फिर बोलेगा आई एम नॉट फिलोसोफर, टुडे इज नॉट सैटरडे, ये है आंसर, सीधा पहला आंसर। अब इसका क्या ही किया जाए, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये आपका जो सीट खुला हुआ है ये 2025 आईमेट का है, यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है। इसके देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, टेबल इज सीटेड ऑन द ऑन साइड ऑफ द टेबल। क्लियर हुआ, मेरी बातें पूरी समझ में आए? क्यूब भी दिखा चुका, ये भी दिखा चुका, अब आता है रैंकिंग। तो आपको ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सिलेबस कहता है कि आप जितने भी रीजनिंग के मेजर टॉपिक्स हैं उन सब का इस्तेमाल कर लो। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं, एक तो रैंकिंग कर लेंगे अभी हम, इसका मॉड्यूल मैं बेटा आफ्टर क्लास आपको दे दूंगा, अभी पहले पॉइंट देख लेना उसके बाद। और दूसरा पॉइंट इसमें सिटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे, छोटा छोटा टॉपिक्स है देखो, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बाद में क्यूब्स। ये सारे तीनों टॉपिक्स में हो जाएगा, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, समझे? तो ये हमारा काम रहेगा, डीआई पढ़ना होता है थोड़ा सा। डीआई में वही परसेंटेज होता है, एनालॉजी हमारे पास। आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे कि एप्पल है और ये फ्रूट्स है, और वापस बोल देगा कि ये यहाँ पे रोज है, तो आगे क्या होना चाहिए? रिलेशन, इसको बोलते हैं एनालॉजी। तो अब आपके पास मेजर टॉपिक्स में आपके पास एक क्रिटिकल वाला पॉइंट है, फिर डीआई है, इंडक्टिव डिडक्टिव सिलोजिज्म का पार्ट होता है, लॉजिकल सीक्वेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको 2-4 क्लास अभी दूंगा तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड द क्यूब्स, ये क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक होता है। जहां पे क्रिटिकल बोले तो जहां मैथमेटिकल विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, उसे को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन दिखा चुका मैं, क्वेश्चन इससे भी आया है, इससे भी आया है और इससे भी आया है। क्लियर हो गया सबको? समझ में आया क्या पढ़ना है इधर? उजैर, सक्षम, इसिता, उमरा। अच्छा बच्चों, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर इससे पहले कि मैं डांटूं, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जरा। इसिता, उमरा, बाकी बच्चे, आलोक, कैमरा ऑन करो, सामने आ जाओ, नहीं तो मुझे लगेगा मैं भूत पिशाचों को पढ़ा के निकल जा गया। देखो तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे सब हैं। ठीक है, हेडिंग डालना आज, पहला टॉपिक रैंकिंग, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट। पता चला कि हमारे एलआर में कहाँ तक चीजें जाती हैं। ठीक है, दुनिया कंकड़ क्या है बेटा, आप ऑन कीजिए। हाँ बिल्कुल, नहला, नहला ऑन करो कैमरा बेटा। सबको ये समझ में आ गया? देखो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, पढ़ाने में कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला आ रहा है, कितना अजीब सा लगता है। तो दोनों चीजें देखें कितना अच्छा। देखो तो इसिता आगे कितना सुंदर लग रही है आज, है ना इसिता? वो कहाँ गई? समिया, सानिया कैमरा ऑन कर बेटा, हेडिंग डालना रैंकिंग। रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और क्यूब्स, और क्यूब्स के क्वेश्चन अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, जो 2024 में क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ऑटोमेटिक कर लोगे, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो पहले सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। रैंकिंग होता क्या, ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस होते हैं, बहुत सिंपल और सीधे तरीके से, समझे? उसके हिसाब से
तानिया कैमरा ऑन कर लो बेटा जरा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग क्या होता है इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट। देखो रैंकिंग की बात करते हैं बेटा, ये आपके पास एक मैथमेटिकल मेथड है टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट का पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए आप जिस मेथड का, मैथमेटिकल मेथड का क्रिटिकल थिंकिंग में इस्तेमाल करते हो, दैट इज रैंकिंग। कितनी बातें समझ में? रैंकिंग का कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल मेथड है जो डिसाइड करता है ओनली वन थिंग, दैट इज द पोजीशन। ये लो बेटा, ये है हमारा पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड करने के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी अरेंज। आप देखो, आप किसी का भी आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हैं, यानी कि किसी का भी पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी कंडीशन है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी अरेंज किसी भी तरीके। और अरेंजमेंट, ये रैंकिंग से पहले की चीजें जो हमें पढ़ना होता है वो है अरेंजमेंट। तो आपको यहाँ अरेंजमेंट नहीं करना। आप जब अरेंजमेंट रैंकिंग के टॉपिक आप जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें गिवन दिया जाएगा, आपके माइंड में बैकअप में रहेगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट अरेंज है, तो ही रैंकिंग का क्वेश्चन आपसे बनाया गया। अब ये अरेंजमेंट कैसे पता चलेगा, ये अरेंजमेंट कैसे होगा, तो इसके बाद जस्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नाम है सिटिंग, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट जो अभी आपके पास 2025 में क्वेश्चन था ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। पूरी बात समझ में आया? तो अब जरा देखना, जब भी रैंकिंग होगा तो आप मान के चलोगे कि ऑब्जेक्ट अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन की बात कर लेता हूं। तो पोजीशन अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना चाहूं तो देखो बेटा, पोजीशन को लिखने के लिए जैसे कोई भी वैल्यू है इसके आगे, जैसे मैंने लिख दिया 5th, मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं। एक सिंपल लिखा मैंने 5, दूसरी वैल्यू लिखा बेटा 5th, बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है हमारा, कैसे है बेटा? हाँ, ये सिंपल एक नंबर है, और ये फिफ्थ जो है ये एक पोजीशन है। पोजीशन किसका? किसी भी ग्रुप में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का सर्टेन पोजीशन जहां पे वो उस प्लेस को ऑक्युपाई करके बैठा होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रैंकिंग का पार्ट। इतनी बातें क्लियर हो गया? अब ये फिफ्थ जो है ये दो बातों से बना होगा। अब आया कैसे होगा? ये दो तरीके से बना होगा, ये 4+1 के वैल्यू से, और ये हो सकता है ये 6-1 से। अब ये 4+1 क्या है, 6-1 क्या है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इतना मेथड को आप नोट डाउन करो, ऐसे नोट डाउन करो जो। और अभी मैं आपको 25 क्वेश्चन का मॉड्यूल भेजूंगा आफ्टर क्लास, आप मुझे सोल्यूशन करके सबको भेज देंगे, आप लोग मुझे कॉपी दिखा दोगे, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। तानिया बेटा तू आज बदमाशी करेगी है, कैमरा ऑन नहीं करना तुझे। तानिया ऑन करो बेटा। नहीं फिर भी ऑन कर लो, वो मुझे पता चल जाएगा नेटवर्क इशू है कि नहीं। ये नहीं नहीं, मैं कोई भी पीडीएफ नहीं भेजूंगा, तुम ये तो बहाने का है सारे। चलो बेटा लिख दिया था ना, समझ में आया? अब आइए, अब ये दोनों क्या है इसे थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, तो याद रखना बेटा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डालना, द टर्मिनोलॉजी ऑफ रैंकिंग, या टर्म्स ऑफ रैंकिंग लिख दीजिए। अब इसके तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बस इसी तीन का इस्तेमाल करना। टर्म्स ऑफ रैंकिंग, देखो बेटा, जैसे मैं इसके टर्म्स की बात कर लूं, ये पूरा मैथमेटिकल व्यू है, आपको क्वेश्चन से अभी पता चल जाएगा। जैसे मैंने टर्म्स ऑफ रैंकिंग की बात करी, तो बेटा यहाँ पर रैंकिंग के लिए हमें याद रखना बेटा, मैंने अभी जस्ट बोला है, ये आपको हिडन वे में समझना है कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले से अरेंजमेंट होगा, ये कुछ है। और अरेंजमेंट जो है, कभी भी दो ऑब्जेक्ट अरेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अरेंजमेंट के दो मेथड होते हैं। एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से अरेंजमेंट कर दूं जिसको बोलते हैं लीनियर वे, इसमें एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, समझे? ये अरेंजमेंट कैसे होगा अभी आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया? दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है जिसको इस तरह से अरेंज कर दूं, ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम।
क्लियर है? तो कभी भी आपके अगर इस तरह का अरेंजमेंट आता है तो 2 पॉइंट में ये कवर होगा, एक टॉप लेफ्ट और राइट और दूसरा टॉप एंड बॉटम में। तो 2 तरह का अरेंजमेंट आपके पास है। तो अब जब इसके किसी रैंकिंग के टर्म्स की बात करें तो कोई भी रैंकिंग के क्वेश्चन बनने के लिए 3 कंपल्सरी टर्म्स होने चाहिए। पहला चीज होता है इसमें ग्रुप। ग्रुप जैसे मैंने इसे मान लिया ये हमारा जी है, ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा चीज होता है इसमें या तो लेफ्ट पोजीशन या फिर टॉप पोजीशन, और इसको लिखेंगे एक्स टी एच, ठीक है। अब देखिएगा, तीसरा पॉइंट होता है इसमें राइट पोजीशन या फिर बॉटम पोजीशन, इसे हम वाई टी एच लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चंस अगर आपके पास है रैंकिंग का, वो 3 मेन टर्म्स को हमेशा कंसिडर करता है कि क्वेश्चन में या तो ग्रुप होगा बेटा, ग्रुप के बगैर आप किसी का रैंकिंग नहीं निकाल सकते। रैंकिंग निकालने के लिए कंपल्सरी कंडीशन है देयर मस्ट बी अ ग्रुप, एंड इन द ग्रुप एट लीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर मैं एक ग्रुप बना रहा हूं तो एक ग्रुप में मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मिनिमम 2। 2 से ग्रुप स्टार्ट होता है, 2 हो जाए 3 हो जाए कितना भी हो जाए, तो मिनिमम 2 की बात। अब ग्रुप में कितने लोग होंगे ये एज इट इज क्वेश्चन में मेंशन होगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इन तीनों से मिलकर 3 अलग अलग फॉर्मूले, मात्र यही 3 फॉर्मूले आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। ये 3 फॉर्मूले, 3 बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे बनके तैयार होता है। अब ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो पहले मेरा थ्योरी समझ लीजिए एक बारी। देखो बेटा, अब एक नोट में समझना जरा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रफ करा रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं बेटा मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन, जब भी रैंकिंग हम निकालते हैं, रैंकिंग निकालने के लिए हम मैथमेटिकल नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नोटेशन क्या होता है, नोट डाउन करो, समझाते। अब ये मैथमेटिकल नोटेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। देखो, इसका यूज हम रैंकिंग के फॉर्मूले बनाने में करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर मेरे पास एक रॉड है ए एंड बी, ये 10 मीटर का है, मुझे बताएंगे यहाँ पे एक पॉइंट सी है और सी का जो लेंथ है यहां से यहां तक 8 मीटर का है। तो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे सी बी का लेंथ कितना होगा, अरे सी बी का लेंथ कितना होगा, सी बी का लेंथ कितना होगा यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली 10 - 8, तो सी बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। इतना पता है आपको, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रेशियो। यानी यहां से लेकर ये पॉइंट सी बी जो होगा ये 2 सेंटीमीटर का होगा। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो ये नहीं आने वाला क्वेश्चन है, जो आएगा इसका पॉइंट होगा, ठीक है। तो खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब बात आ जाती है कि सर इस मैथमेटिकल व्यू का यूज रैंकिंग में कैसे होता है। देखिएगा, रैंकिंग में इसका यूज कैसे होगा, वो चीजें ध्यान से। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ग्रुप है, 10 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें टोटल ग्रुप में हमारे पास 10 लोग हैं। एक जो कोई एक हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले 10 हो गया। मैंने कहा कि आपके पास एक ग्रुप में टोटल यहां से मैंने बोल लिया कि कोई 10 मैन है या 10 पर्सन है, जो भी आपको मर्जी है वो लिख दीजिए। और यहाँ पे एक सी है, तो मैंने कहा सी का जो लेफ्ट पोजीशन है, यहाँ देखना बेटा, लेफ्ट साइड से इसका जो पोजीशन है वो ए टी एच है। ए टी एच कहने का मतलब है इस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हुए। तो बोला जाएगा कि मेरे को ये बता दो कि अगर सी का लेफ्ट पोजीशन ए टी एच है, यानी 8th है, तो सी का अगर मेरे को राइट निकालना हो तो अब रूल क्या कहता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितना हमारे पास 10, अरे टोटल कितना हमारे पास 10 लोग हैं, और 8 को माइनस कर दूं तो पहले इधर कितना निकल जाएगा आपके पास 2। लेकिन सिंपली अगर मैंने इसको 2 माइनस कर दिया तो ये देखिएगा, ये सी को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट के बारे में बता रहा है। यही कुछ है। आपको मैंने कहा कि ये ए टी एच है, टी एच कहने का मतलब इस पोजीशन को होल्ड करते हुए, समझे। और लेकिन डायरेक्टली अगर मैंने 10 - 8 कर दिया तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसके बाद सी के बाद टोटल 2 लोग हैं, लेकिन सी तो यहाँ बैठा है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे जो हम आएंगे उस केस में हम यहाँ पे +1 करते हैं। क्लियर है। पोजीशन ऑक्युपाई करने के लिए हम उसमें +1 का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैंने 5th लिख दिया इट मीन
कि वो या तो 4+1 से बना है या फिर 6-1 से बना है। तो 4+1 से कैसे बना उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको, ठीक है, क्योंकि जैसे हम टोटल में से रिमेनिंग पार्ट को माइनस करते हैं तो बाकी के वैल्यू बता देता है, लेकिन उस पोजीशन में आने के लिए हम +1 का इस्तेमाल करेंगे। ये बातें क्लियर हो गया सबको? अरे ये समझ में आया? तो अब इस पोजीशन के बेस पर, इस थ्योरी के बेस पर, तो देखिएगा अब हमारे पास यहां से 3 अलग अलग बेसिक फार्मूला मिलेगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं। देखिए 3 बेसिक फार्मूला क्या हो सकता है कि आपके पास 3 चीज, मैंने कहा कि इसके लिए 3 टर्मिनोलॉजी यानी 3 टर्म्स कंपलसरी है रैंकिंग के लिए। तो पहला चीज मैंने इसमें मान दिया कि क्वेश्चन में उन्होंने ग्रुप दिया और किसी एक पोजीशन का, मैंने 2 एलिमेंट लिए यहां से, किसी एक ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन या फिर टॉप पोजीशन दे दिया XTH। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये इस उसी ऑब्जेक्ट का राइट पोजीशन या फिर बॉटम पोजीशन क्या होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं G-X+1, क्या सही लिखा? अब आपका माइंड इसे कैप्चर करेगा। सही लिखा? अब समिया, दानिया, क्लियर है बेटा? इसिता अपना कैमरा ऑन करो बेटा। इसिता, उमरा, क्लियर है बेटा? ये क्या हो गया बेटा? क्या बोलिए? अच्छा ट्रेवल कर रही है। तो अब आई थिंक समझ में आया ये, समिया क्लियर है क्यों इस फॉर्मूले में मैंने +1 किया? समझ में आया सबको? क्लियर है एज इट इज। अब देखना यहाँ पे सेकंड केस, देखो बेटा सेकंड केस कहता है कि मेरे पास वापिस एक ग्रुप है जिसकी वैल्यू G है, ठीक है। अब इसके अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का राइट पोजीशन दिया गया, राइट या फिर बॉटम, जैसे मैंने मान लिया YTH, इनमें से कोई दो। जब भी आपके पास रैंकिंग का क्वेश्चन होगा आउट ऑफ 3, रैंकिंग का क्वेश्चन होने के लिए 3 लोगों का होना कंपलसरी है। तो राइट और बॉटम पोजीशन आपको दे दिया YTH। तब आपसे पूछा गया कि मेरे को बताइए उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन क्या होगा या फिर टॉप पोजीशन, दोनों में से कोई है, क्योंकि अरेंजमेंट या तो लेफ्ट राइट हो सकता है या फिर टॉप एंड बॉटम का हो सकता है। तो इस केस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आंसर क्या होगा G-Y+1। क्या सही है ये? एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्रुप है या फिर एक क्लास है, ये लो मेरे पास क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन विच राम लेफ्ट पोजीशन, यहां मैंने लिख दिया राम लेफ्ट पोजीशन इज 12। तो पूछा गया है तो मुझे बताओ राम का लेफ्ट राइट पोजीशन क्या होगा, ये लो ये पूछा गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये देखना बेटा इसके अंदर टोटल 20 स्टूडेंट्स है और राम जो बैठा है, राम कहीं यहाँ पे बैठा है, ये लो यहाँ पर राम है और ये यहां से यहां जा रहा है और इसका पोजीशन टोटल कितना दिया है 12। 12 नहीं है, 12TH है। 12TH कहने का मतलब है 12th है, इट मीन्स राम इस पोजीशन को ऑक्युपाई करके बैठा है। तो राम का पोजीशन मेरे को अगर राइट से चाहिए होगा तो अगर मैं सीधा 20-12 कर दूं तो बेटा हमारे पास रिमेनिंग यहां तक का पोजीशन आया हुआ है, लेकिन राम तो यहां बैठा है, यहां से यहां आने के लिए इसको +1 करना पड़ेगा। अरे ये बातें समझ में आया? क्लियर है सबको? तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 8+1 आंसर 9। क्लियर है? तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना, जब भी पोजीशन ऑक्युपाई करने की बात आएगी तो टोटल में से रिमेनिंग को माइनस करने के बाद उस पोजीशन में आने के लिए हम +1 के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब भाई ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा रूल, इसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा और मैं आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन का आपको मॉड्यूल भेजूंगा बेटा, ठीक है ना? तो वो बना के मुझे बता देना रैंकिंग का क्या है। और ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आते हैं, बहुत सारी चीजें। इसी में आपको नंबर सीरीज के पैटर्न भी पढ़ाऊंगा, आगे आने वाला है। देखो तीसरा क्वेश्चन ये दे दिया मैंने, किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोजीशन दे दिया और या फिर इसका टॉप पोजीशन दे दिया XTH, और उसी ऑब्जेक्ट का अब तक क्या था, ग्रुप देता और लेफ्ट देता तो हम राइट निकाल लेते। अब ग्रुप देता राइट देता तो हम लेफ्ट निकाल रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं लेफ्ट पोजीशन दे रहा हूँ XTH और राइट पोजीशन भी दे रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट भी दे रहा हूँ और राइट पोजीशन भी दे रहा हूँ एंड बॉटम पोजीशन, और ये मैंने दे दिया YTH। क्लियर है? अब तब मैंने यहाँ पे पूछा मेरे को बताइए कि अब ग्रुप में कितने लोग हैं, बता सकता है कोई? अब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? उमरा बोलो बेटा, दानिया इसका आंसर बता सकते हैं कोई?
समिया, दानिया, आपका आंसर आएगा बेटा? क्या होगा आंसर? हाँ सही है। देखो यहाँ पे कैसे मैंने क्या कहा, देखो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई माइनस वन। अब ये आया कैसे, इसे पूरा कंसिडर करो। मैंने कह दिया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि मेरा एक क्लास है जिसमें राम नाम का कोई एक स्टूडेंट है जिसका लैब पोजीशन वो दे रखा है 12th, ठीक है। और इसी राम का जब राइट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ ये दे रखा 8। क्लियर हो गया? अब मेरे से बोला गया कि बताओ कि बोली क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ध्यान से समझो बेटा। मैंने यहाँ से राम लिया, इसका लैब पोजीशन ये हमारा राम है, ये लो बेटा। इधर से जब इसके पोजीशन को कंसिडर किया तो ये टोटल हमारे पास 12th है, क्वेश्चन में दे रखा है। जब इधर से इसके पोजीशन को कंसिडर किया, देखो बेटा 12th करने का मतलब इस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हुए इस पे वो बैठा हुआ है, और इसी राम को वापस 8 पोजीशन दे रहे हो, तो यानी ये भी इस पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां से अगर मैं टोटल को जोड़ दूं, ये देखना 12 प्लस 8, तो टीएच बेटा इसके साथ भी लगा है और टीएच इसके साथ भी लगा है, यानी एक ही पोजीशन को आप 2 बार होल्ड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट के हिसाब से भी होल्ड कर रहे हो, राइट के हिसाब से भी होल्ड कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करना होगा, -1। तो आंसर हो गया 20 - 1, आंसर 19। क्लियर हुआ सबको? ये पूरी बातें समझ में आया? क्लियर? तो ये आपके पास बेसिक 3 टर्म्स थे जो रैंकिंग को कवर करता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये इसी का इस्तेमाल होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप मुझे इसे सॉल्व करके बता दो, ठीक है? समझ में आया? नोट डाउन करो इस पे जरा। लो बेटा, मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ रैंकिंग को, ठीक है? आपको जिस क्वेश्चन को मैं मेंशन करूंगा आप उसे भी सॉल्व करोगे, सबके सब सॉल्व नहीं करना आपको। ये सारे आपके सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल बने हैं क्योंकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग मुझे इंक्रीज करना है। देखो बेटा, पहुंच गया सबको? ओपन कीजिए अपना अपना ग्रुप ओपन कीजिए जरा। पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर A1 to मिनिमम 5 तक मुझे बना के दिखाया जरा। मिल गया सबको? कन्या मिल गया बेटा? समय यहाँ ठीक है, चालू हो जाओ। पहले पहला नंबर क्वेश्चन बनाओ जरा। मेरा काम खत्म हो चुका है, इतना ही रैंकिंग है हमारा। मॉड्यूल्स मिल गया होगा सबको, और जितना जल्दी हो, कोई क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करेंगे, सीधा आंसर देना चालू करो इसका। पहले का आंसर, पहले का आंसर बताओ बेटा। ये ऑप्शन था जो, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आंसर बोलते जाओ। हाँ ये क्या था, एग्जाम्पल ही तो था बेटा, ये क्या है? ये क्या कह रहा है कि राम का लेफ्ट पोजीशन 12th है, लेफ्ट से राइट से 8th है, तो ये क्या था, उसी का तो एग्जाम्पल है। सेकंड का आंसर 1 to 5 जल्दी कर लीजिए, बाकी आप चलो ठीक है, आप 1 to 5 जल्दी करो, और बाकी हम सिटिंग अरेंजमेंट की ओर बढ़ेंगे। और जैसे एलआर मेरा आई थिंक नेक्स्ट वीक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स में फिर से रिपीट करूंगा चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो जिन बच्चों को छूटा वो रिवीजन पे आ जाएंगे सब कोई। 1 to 5 आपके पास ओनली 3 मिनट्स है।
उजैर बना रहे हो बेटा आप? उजैर, सक्षम, वशिष्ठ, कुल से क्या रहे, कुल श्रेष्ठ, आप बना रहे हो बेटा? बन गए? 1 to 5 जल्दी करो। मेरा बस इंटेंशन ये था कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग को, सोच को बढ़ाना। पहला रैंकिंग करा चुका, अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा और साथ साथ PYQ करेंगे साथ साथ, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि भाई हाँ LR में के क्वेश्चंस नहीं छूट सकते। मैंने आपको, सुनो, मैंने 2 दिन पहले एक 3 RC करवा चुका हूँ। बाकी दानिया, नेहला और क्या नाम है, आलोक, बेटा मैंने आप तीनों को RC भेज रखा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि पहला आता है। ठीक है, तो आप उसको बना के उसके आंसर मेरे को भेज दोगे। और उसके बाद जैसे RC मैं ग्रुप में डालूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो मुझे बना के आंसर सॉल्व सेंड करना चालू करोगे आप। दानिया समझ में आया? आलोक, नैला, आप कहाँ है बेटा? आप हैं ग्रुप में? बेटा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो बेटा, यहाँ तक। ओहो, चलो ये बातें जो समझाया ये समझ में आया आपको? तो आलोक, आप लोग बाकी बच्चों ने 3 RC कर रखे हैं, आप तीनों जो कल परसों में जुड़े हैं 2 बच्चे, नैला, दानिया और आलोक, आप ये तीनों मेरे को, तीनों RC मैंने तीनों को भेज रखा है। आप मुझे उसे सॉल्व करके भेजें, क्योंकि RC का मैंने एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तीनों जने वहां से देख लेना, क्योंकि स्पेशलाइज कुछ नहीं होता उसमें। मैं वीडियो आप तीनों को शेयर कर दूंगा, तो आप उसे देखोगे, और मुझे तीनों, क्योंकि इन बच्चों को करा चुका हूं, आप बराबरी में आ जाए तो मुझे वो तीनों RC चाहिए होगा, क्योंकि आपके पहला यूनिट जो होता है बेटा, ये देखो दिखा देता हूँ, देख लो जो नए बच्चे, ये देखो बेटा, आपके ये जो ये तो सेकंड यूनिट LR है, ये जो यूनिट है आपका पहला, ये देखो, इसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये देखो टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ 4 3 क्वेश्चंस आपके RC से आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। और जो मैंने आपको RC भेजा है उसके अंदर 5-5 ऑप्शंस है, क्योंकि आपके RC 5 ऑप्शंस के आएंगे, तो बाकी बच्चों ने बना रखा है, आप तीनों की ड्यूटी है मेरे को कल तक तीनों भेज दोगे। नला, दानिया, आलोक, बन जाएगा बेटा? ठीक है, मेरे पास देखिए, और बाकी बचे 1 क्वेश्चन में आपके IR के क्वेश्चन, जैसे इंटरनेशनल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स के नोट्स मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिसको सर ने करा दिया है, अभी तक एक ही तो हुआ है आपका, आलोक, नला और इसका क्या नाम है, दानिया, आप तीनों को मैं फीफा वर्ल्ड कप का एक सीट भेजूंगा, आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, उसका वीडियो भी डाला है, उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं, तब तक सिर्फ एक यूनिट हुआ है। कल, आई थिंक कल या फिर परसों आपका नोबेल प्राइजेस, रैंक्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इनके आपका IR का भी टॉपिक, तो इसके भी 4 क्वेश्चन आपके सिक्योर है। बाकी मैं इसका आपको सिक्योर करा ही रहा हूँ, इसके 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन इसके अंदर सिक्योर हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, मैं आपको करा के दिखा दूँ। 9 क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, और 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए तो मैं हूँ ही, 9 और 12 लगभग 21 हो गए। बाकी मैम का है 23 क्वेश्चन, सर के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। ठीक है, तो जिनको जो बातें किया है वो आप कर लेना। चलिए जरा, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आपको उतना और टाइम दो, मुझे आंसर बताना चालू कीजिए जरा। चलिएगा, मैंने मेरी फिट बन गए सबके, 5 ही बनाने हैं, बाकी आप घर से कर लेना। बोलते चला जाओ इधर, पहले का आंसर फर्स्ट सी, उमरा पहले का कितना था आंसर? फर्स्ट रैंकिंग के फर्स्ट 32, सेकेंड, बोलते चले जाओ आप लोग, 20, 27 आ गए? किसी को अगर नहीं आया हो प्लीज मुझे रोके कर सकते। नहला आपका आ गया बेटा? कितना आया है? आलोक, दुनिया, आपका कितना है बेटा? 27। चलो, मैं बना नहीं रहा, आपके हिसाब से लिख रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि आंसर नहीं मैच हो रहा है, प्लीज मुझे रोक देंगे। नंबर थर्ड, थर्ड आंसर कितना आया बेटा? जोर से बोल दो सानिया। 20, 25। इधर आलोक, इधर सानिया, आपका क्या है बेटा? थर्ड, उमरा 25।
कईयों को गड़बड़ा गया। चल देखते। बोला गया है भारती रैंक 8 रैंक अहेड ऑफ द दिव्या हुज रैंक इज 26 इन द क्लास। लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टोटल क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, ये लो, जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है भारती रैंक इज 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या हुज रैंक इज 26। देखो दिव्या का रैंक यहाँ पर है, ये देखो दिव्या का रैंक ऊपर से अगर मैं काउंट करूं तो ये कितना है हमारे पास 40, हाउ मच, हाउ मच कर रहा हूँ, मैंने कितना बता रहा है 26, ये 26 है ऊपर से, और जो भारतीय है इससे 8 रैंक अहेड है। अहेड बोलेगे तो टॉप टू बॉटम का अरेंजमेंट है, देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम का 8 रैंक यानी 1 2 3 4 5 6 7 और एंड 8। तो यहाँ पे देखना अगर आप चाहो तो डायरेक्टली 8 माइनस कर दो, ये देखना 26 25 24 23 22 21 20 और उसके बाद 19 और ये कितना हो गया 18, और ये 18 पे कौन है भारती। आपको नहीं करना है तो 26 माइनस 8 कर दो ना, सिंपल है। जैसे भी अहेड है तो 26 माइनस 8 कर लो, यहाँ पर ये लो माइनस 8 कर लो तो ये 18 तो आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट्स रैंक भारती फ्रॉम द लास्ट। ये देखो बेटा यहां तक भारती ऊपर से 18th है तो नीचे से कितने होने चाहिए 42 माइनस 18 प्लस 1। क्या सही किया मैंने, सही है। तो आंसर कितना हो गया 24 प्लस 1 दैट इज 25। क्लियर है बेटा, आलोक यही आता ना ना। चलो फोर्थ का आंसर बताना बेटा, अरे फोर का आंसर बी 7, सबका बी आया है। चलो लास्ट 5 का बता दो, फिर सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। 5 Ranjan 6 from the left hand and Vinay is 10th from the right hand in the row. If there are 8 boys between Ranjan and Vinay, how many boys are there in the row? ये तो सही है, 6 प्लस विनय कितने 10th और बीच में कितने लोग हैं, इफ देर आर 8 बॉयज सीधा तो है 24, ये आ रहा है क्या, सही तो है 24 आंसर। क्लियर हो गया सबको, बाकी आपके पास देख लेना बेटा टोटल 15 क्वेश्चन है, ये अब आप इसे होमवर्क में रखोगे और घर से इसे मॉड्यूल को बना लाओगे, मुझे सेंड कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम इसे चेक कर लेंगे। रैंकिंग क्लियर हुआ बेटा क्रिटिकल थिंकिंग का, समझ में आया सबको। चलिए अब हेडिंग डालना सेटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग। सेटिंग अरेंजमेंट बेटा क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारे, तो मैं सब कराऊंगा, परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना सेटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे आज क्यूब, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मैं लेके जाऊंगा उसमें बढ़ाऊंगा सिक्वेंस एंड सीरीज, समझे। उसके बाद उसी के अंदर आना है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट होता है कोड्स, कुछ कोड्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग का कोई एक लिमिट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रेंज नहीं है, जितना मेरा एनालिसिस है पेपरों का पिछले 4 से 5 सालों का, उसके बिहाफ पे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सेटिंग अरेंजमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आप क्वेश्चन उठा के चेक कर लेना, अभी सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। आपके सिलेबस में क्यूब्स नहीं लिखे, लेकिन अभी मैं 24 का क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ क्यूब्स होगा, और ऐसे मैं आपको नॉर्मली दे दूंगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। चलिए देख करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कहने का मतलब है, देखना बेटा अरेंजमेंट कहने का मतलब है, तो इस केस में नॉर्मली आप कहीं पर भी बैठे होते तो वो सिंपल देखो, अगर मैं इस अरेंजमेंट को हटा दूं सिर्फ सिटिंग रखूं तो सिटिंग करने का मतलब है ओनली बैठना, सिर्फ बैठ जाना, लेकिन जब इस अरेंजमेंट को इसके साथ ऐड कर रहा हूं, अरेंजमेंट इज नथिंग बट द रूल, इसी रूल के साथ आप जब बैठते हो ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट। यानी अब आप बैठोगे तो अपनी मर्जी से नहीं बैठोगे, जैसे क्लास में आके कभी कोई वहां बैठ जाता है, कॉलोनी वहां बैठ गई, सीता वहां बैठ गई, उम्र तो आ नहीं रही है, वो कहीं कोने में बैठ गई है, तो सभी अलग अलग जब सिंपली बैठ जाते हो तो उसको बोलते हैं चुपचाप बैठ जाना, सिट हो जाना, या फिर सिटिंग क्या कहते हैं विदाउट रूल बैठते हैं तो सिटिंग होते हैं। लेकिन अगर मैं कंसिडर कर दूं कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा एज के हिसाब से, बाय एज बाय हाइट बाय वेट या कुछ भी,
तो उनके हिसाब से मैं यहाँ पे रखूंगा कि जो सबसे छोटा वो पहले बैठे, फिर उसके बाद फिर। तो जब मैं आपके सिटिंग यानी बैठने पे कुछ रूल्स लगा दूं तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर? क्लियर हुआ? समझे? अब ये रूल्स लगाने के बाद इस सिटिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं, इसमें आप कभी भी अपने लाइफ में कहीं बैठे हुए खुद को देखना, आप बैठे हुए दो तरीके से मिलेंगे। पहले सिटिंग को बोलते हैं बेटा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरे को बोलते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ये दो टाइप से आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट होता है पूरा का पूरा क्रिटिकल थिंकिंग में यानी रीजनिंग में। इतना लिख लिया सबने? लिखते चला जाना साथ साथ। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा इस टॉपिक को ध्यान रखना, 20 पिछले साल ही क्वेश्चन आए इससे, पिछले साल ही इससे रिलेटेड है। देखो जब मैं लीनियर की बात कर रहा हूं तो लीनियर कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। लो, लीनियर कहने का मतलब है इसके भी दो पॉइंट्स होते हैं, हमें पढ़ना एक पॉइंट, लीनियर भी दो पॉइंट्स होते हैं। लीनियर कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह बिठाना, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे इस तरह से, है ना, ये कोई कुछ बच्चे हैं, किसी का शक्ल बन जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है? यानी आपकी शक्ल बन गई है तो गुस्सा मत हो जाना, चलो नहीं। तो देखो बेटा जब आप लीनियर बैठते हो तो यहाँ पर एक चीज कॉमन होता है इस चीजों का फेसिंग, कि इसका फेस डायरेक्शन किस और है। जब आप लीनियरिटी बैठते हैं, जैसे आप मेरे लिए अभी पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, तो यहाँ पे फेस होता है। फेस करने का मतलब जब आप लीनियर बैठते हो तो लीनियर हमें टॉप बॉटम का हमें यूज नहीं होता है यहाँ पे। लीनियर बैठ रहे हैं तो याद रखना इसका फेस के हिसाब से इसके फिर से दो पार्ट में बांटे गए। पहला होता है कि ये नॉर्थ फेस, यानी कि सभी लोग यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 1 2 3 4 है ना 5, मैंने मान लिया कि ये 5 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सबका जो फेस है ये नॉर्थ की ओर है। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें ऐसा होता है बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है? अब क्रिटिकल थिंकिंग में मैं आपको एक दिन जो नेक्स्ट क्लास जब भी होएगी तो उसमें भी मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन सीक्वेंस रीज कोड्स सारे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलआर में क्रिटिकल थिंकिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें सारी चीज पढ़ना होता है, तो मैं आपको सारे करवा दूंगा। तो इस केस में नॉर्थ फेस करने का मतलब ये है, तो मुझे बताना कि अगर मैं सभी बच्चे नॉर्थ फेस की ओर की बात करूं तो इसका इस डायरेक्शन को लेफ्ट और इस डायरेक्शन को क्या होगा इसका राइट, ऐसे ठीक है? देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ बच्चे दे रहा हूँ, 4 है और 5 है, ठीक है? अब देखो इस केस में मैंने मान लिया कि ये सारे बच्चे यहाँ पे डायरेक्शन याद रखना सभी नॉर्थ फेस करके है। तो मुझे बताओ कि इस डायरेक्शन जैसे ये ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, तो मुझे बताओ इसका ये वाला हैंड कौन सा डायरेक्शन होगा? बेटा इस डायरेक्शन में जो होता है ये हमारा लेफ्ट, आप फेस इधर है मेरी और मान लो कि आप नॉर्थ बैठे हो तो ये हमारा लेफ्ट और ये राइट, इसका भी ये लेफ्ट राइट यहाँ डायरेक्शन का काम है हमारा। अभी जो क्वेश्चंस आपके बने तो ओवरऑल ये डायरेक्शन को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, ओवरऑल इस डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर राइट बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये डायग्राम बनाओ इसे, अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, करो इसे।
देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास लेफ्ट पोजीशन। आज इसी चीज का दूसरा फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं साउथ फेसिंग। देखो बेटा, साउथ फेसिंग की बात करें तो ये देखना नॉर्थ फेसिंग का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ये याद रखिएगा बेटा, अभी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। चलिए, अगर मेरे क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चन में ये मार्क्ड होगा कि आपको कौन सा फेस करके चलना है, नॉर्थ या फिर साउथ। ये देखो इस तरह से। चलो, ये हमारे पास ए बी सी डी और ई है। अब मैंने इसे मान लिया ये साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ, या आप पीछे की ओर देख रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा इस केस में अब लेफ्ट हैंड इधर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट, समझे, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट राइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सीक्वेंस में अब ये वाला लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हमें इसी से काम बन जाएगा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दो तरीका हुआ जहां पे हम लिनियरिटी में लोगों को बिठाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करें सर्कुलर की, तो देखो बेटा, सर्कुलर के पॉइंट्स भी दो तरह के आपके पास टाइप होते हैं। एक होता है टुवर्ड्स सेंटर, अभी जो 25 में क्वेश्चन आया है ना, वो इसी पे है, देखिएगा, टुवर्ड्स सेंटर। और दूसरा होता है हमारे पास आउटसाइड सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, आउटसाइड सेंटर। उम्रा दानिया समिया कैमरा ऑन रखो बेटा। टुवर्ड्स सेंटर एंड आउटसाइड द सेंटर। अभी देखो पीवाई क्यों करवा देता हूँ ना, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन। दानिया कैमरा ऑन कर लो बेटा। उम्रा समिया, देखो टूवर्ड्स से, देखो बेटा, सर्कुलर कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यह सर्कुलर के अंदर आपको टेबल के शेप्स होंगे। यहाँ पे आप किसी टेबल के चारों ओर बैठेंगे, समझे। अब ये टेबल का जो शेप होगा या तो वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर, या फिर यहाँ पे रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे इस तरह से, या फिर सर्कल में इस तरह से। तो मैं किसी एक का इस्तेमाल कर देता हूँ, आपको दोनों बातें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ जब टू, मैं सर्कल का इस्तेमाल कर देता हूँ, जैसे आपका जो 25 का क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो उसमें स्क्वायर का ये इस्तेमाल किया गया, स्क्वायर का, तभी आप बना लोगे। देखो कितना बेहतर है और इतना सिंपल होता है। मेन बस ये है कि अगर आपने इसे नहीं जाना, मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपके माइंड को क्रिटिकल सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ, समझे। तो अगर ये नहीं जानेंगे ना तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे डायरेक्शन में बहुत मायने करता है। टू आवर सेंटर की बात कर लेता हूँ, मैं सर्कल के हिसाब से चलता हूँ। ये देखो बेटा, ये सर्कल हो गए, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को बिठा दिया, ये लो। टू वॉज सेंटर कहने का मतलब यह होता है जब सबका फेस एक दूसरे के सामने होता है, समझे। और मैंने यहाँ पे चार लोग बोल दिए, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे डायरेक्शन मैंने करता है, ठीक है। अब यही चीजें मुझे स्क्वायर के अंदर लेना होगा, तो हम इसके साइड पे बिठाएंगे, ए बी सी एंड डी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, और इस केस में क्या होता है, हमें डायरेक्शन चाहिए होगा। आप टुवर्ड सेंटर यानी आपका फेसिंग है, जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबका फेस एक दूसरे के सामने होता है। अरे यही तो है, ऐसा थोड़ी है कि पापा सामने देख रहे हैं और ये मेरी बहन है, मेरी कुरकुरे खा गई तो मैं पीछे करके बैठ जाऊं, क्यों खाई तू मेरा कुरकुरे। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप इस तरह के पॉइंट्स पे बैठते हैं तो आपको लेफ्ट राइट का भनक होनी चाहिए। लेफ्ट राइट क्या होता है, तो इस डायरेक्शन में ये लेफ्ट और ये राइट। अगर आप ऐसे बैठे तो लेफ्ट और राइट, और इस डायरेक्शन में लेफ्ट और ये राइट। ऐसे कर लेते तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये कुछ होगा। जब तक ये लेफ्ट राइट को आप नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इतनी बातें समझ में आया, क्लियर है। ये पॉइंट जरूर नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो इसे।
अब जरा इसको बात कर ले, आउटसाइड सेंटर याद रहे बेटा। यहाँ पे पोजीशन देखो, यहाँ क्या बोलते हैं, बी के अपोजिट में कौन सा है, डी, सी के अपोजिट कौन सा है, ए। अब मैं जब आउटसाइड सेंटर की बात करूंगा, यानी सुबह खाना खाया तो सब में अच्छी खासी दोस्ती थी, शाम तक हो गए झगड़े है। अब देखो सभी मुंह फुला के बाहर बैठ जाएंगे, ये ले, ये सलोनी है, हर एक 2 मिनट में गुस्सा होती है, ये कुछ है बेटा। अब ये आउटसाइड देख रहा है, यानी ये कब हम यूज करते हैं, जैसे आप कभी पार्क वगैरह जाते हो तो अगर बीच में झरना वगैरह हो या फिर कुछ इस तरह का हो तो हम उसके आउटर बाउंड्री पे बैठते हैं, है ना। तो इस केस में आप जब आउटर पढ़ोगे तो याद रखना, अब आपका जो फेस है आउटसाइड द सेंटर है, इसलिए इसको आउटसाइड सेंटर पर, तो इस केस में ये लेफ्ट और ये राइट होगा, और इस केस में ये लेफ्ट और ये राइट, इस केस में ये लेफ्ट और ये राइट, और ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट बन के तैयार करता है जो हमारा काम होता है, ठीक है। नोट डाउन किया सबने, उमरा, दानिया, नैला, क्लियर है बेटा यहाँ पर। अरे ये समझ में आया, क्लियर है। अब मैं 2025 को क्वेश्चंस दिखा दूं, आप सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। चलो हो जाओ, मेरा काम खत्म हो गया, और इसके भी सीट भेजूंगा मैं आपको ग्रुप में, रैंकिंग का भी मॉड्यूल भेज चुका, सिटिंग अरेंजमेंट का भी मॉड्यूल भेजूंगा, ठीक है। जितना दिया जाए ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस का ही है। बस क्रिटिकल थिंकिंग सोचने के लिए आपको हर एक टॉपिक के पहलू से होकर गुजरना है, समझ में। क्योंकि बेटा क्रिटिकल थिंकिंग का आज तक कोई सिलेबस उन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। कोई कह रहा है कि नहीं मेरे को इतना ही करना है, तो बेटा आप गलत सोच रहे हो। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ये इंस्टीट्यूट में IMET में 22 से स्टार्ट किया हुआ था मेरा, तब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। जितना टॉपिक लिखा है उससे कहीं ज़्यादा टॉपिक समय पढ़ा नहीं होंगे, वो मैं कराऊंगा, अब बेफिक्र रहो, सब कोई रहो। इसलिए तो कई लोग इंस्टीट्यूट जिनको भनक नहीं है कि IMET क्या होता है, ऊपर ऊपर करा के निकल जाते हैं, तो वो नहीं करना आपको। ये लो, आप कहोगे आपका क्वेश्चन क्या आया 2025 के, तो आप खुद देख लो। अब इसका आंसर जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ये देखो, ये IMET का क्वेश्चन है 2025 का, ये लो, ये IMET है 2025। तो आपको भनक लगनी चाहिए कि हाँ भाई होता क्या है ये, ठीक है। आपने जो अभी पढ़ा है उसका आपको असेसमेंट होना चाहिए कि जो हमने सीखा तो ये सही सीखा है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है सामने, चालू हो जा, जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। बन गए सर, इधर बन गया आंसर। नैला, दानिया, नैला बना बेटा, अबे रुक जा, क्या आंसर आया सुनैला, इधर उमरा, दानिया। अरे तुम लोग ने फिर कैमरा ऑफ कर लिया, तुम लोगों ने फिर बदमाशी करोगे तुम लोग। मैं सारे पेरेंट्स को मैसेज करना चालू कर दूंगा कि सभी अपने अपने बच्चों के कैमरे के लोग बहाना मारते। बेटा जब तक दिखोगे नहीं तो पैसे पढ़ लोगे, रियल लाइफ का एग्जिस्टेंस से पता नहीं चलेगा। ये तो मैम से भी मैं बात कर लेता हूँ, हमारा भी तो राइट्स है कि आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं यहाँ से आपको ऑफ कर दूंगा, है। सबके अलग अलग बहाने, किसी का नेटवर्क का दिक्कत है, कोई अलग अलग। अरे भाई 15-20 बच्चे हैं, एक दो का समझ में आता है, सबका वही हाल है। क्या आया दानिया आंसर, ये आया। पहला क्या है आपका, अभी कहीं से तो ये भी सुनने में आया था, है ना। हाँ पूरा है बेटा, इधर सलोनी, समझ में आया। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये है हमारा। अब इसमें कुछ नहीं करना था हमें, बस सेटिंग अरेंजमेंट का ओवरव्यू लेना था हमें, वो समझ में आता तो कहीं अभी यहाँ पे आपको आसान लग गया। अगर ये चीजें नहीं पता होता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता। ये देखो बेटा, हमारे पास स्क्वायर टेबल है तो बोला गया है ABCD है, तो ABCD, हाँ, आर डाइनिंग इन द सेम द स्क्वायर टेबल इज सिटेड ऑन द वन साइड ऑफ द टेबल, अल्बर्टो इज सिटिंग एट द लैपटॉप। देखो लैप्ट करने का मतलब क्या है कि अगर देखिए बेट्रेस जो है आपके पास क्या है, अल्बर्टो, ये यहाँ पे लेफ्ट इसका यही होगा,
हमें लेफ्ट डायरेक्शन दी तो पता होना चाहिए था। और दूसरा चाहिए बट नॉट द राइट ऑफ कार्लो, तो कार्लो यहाँ नहीं तो ये यहाँ तो होगा, सॉरी नॉट राइट, यानी सी यहाँ देता तो राइट हो जाता, तो सी आप तो बच कौन गया आपके पास, डी आंसर एक था। देखो सिंपल सा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा था, जरा ध्यान समझना क्या कह रहा था। हाँ कह रहा था हाँ कि क्या डेनिला इज सीटेड टू द लैपटॉप, डेनिला लेफ्ट नहीं, कहाँ से है इसके, लेफ्ट तो है नहीं, ये डेनिला है किसके लेफ्ट में, एक है। एज इट इज कह रहा है कार्लो इज सीटेड अक्रॉस फ्रॉम द, नहीं ये भी कहाँ है, अक्रॉस है ही नहीं, अक्रॉस करने के बाद लार पर, ये भी नहीं होगा। डेनिला इज सीटेड टू द राइट ऑफ कार्लोस, डेनिला इज सीटेड, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। आपको जब बोला था इस केस में ये हमारा लेफ्ट राइट, और एक चीज बताओ, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाना तो हमेशा टुवर्ड सेंटर ही होता है। जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं, ये क्या लिखा हमने, ये क्या है 5, ये क्या है, तो इसको तो +5 बोलते हैं ना आप। तो यही चीजें यहाँ पे होता है कि जब तक बोला ना जाए तो आप अपनी मर्जी से सेंटर लेके चलेंगे। तो ये सेंटर था, तो सी कह रहा है डेनिला इज सीटेड टू द राइट ऑफ कार्लो, कार्लो बिल्कुल सही है, डेनिला ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सी क्या चला गया, अब पता चला समझ में आया? तो सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ डेटा आपको दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको IQ बढ़ानी है, समझे। तो क्रिटिकल थिंकिंग में बस यही चीजें होता है कि जो भी आपको दिया गया हो उससे आप अपने IQ को बढ़ाएंगे, और अपना किसी भी तरह के इस तरह के क्वेश्चन पे पता है बेटा डाटा हैंडलिंग के रूल लग जाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको, सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट्स क्लियर हो गया, इधर दानिया नैला क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सिटिंग अरेंजमेंट के मैं बार बार कह रहा हूँ असाइनमेंट आप सबको भेज दूंगा, प्लीज उससे बना लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, 20 के तकरीबन ग्रुप में डाल दूंगा आप सबको ग्रुप में। और जिन बच्चों ने लेफ्ट किया हुआ है टॉपिक्स, RC सबको भेज दिया, दानिया आप लोगों को RC भेज चुका हूँ मैं, लोग आपको भी भेजा है नैला, वो मुझे बना हुआ कल चाहिए होगा। नहीं तो मेरी बातों को अगर किसी ने क्रॉस करने की, ओवर क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं ग्रुप से हटाना चालू कर दूंगा मैं। मेरे नंबर्स है सबके पास, आप मुझे वो भेज दोगे सीधा, क्योंकि जरा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाऊंगा तो आप इसे पोलाइटली लेना चालू कर दोगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा क्यूब, क्यूब्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, क्यूब्स क्या होता है, देखो क्यूब्स कहने का मतलब ये है बेटा, ये देखने बेटा, अब आपको सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ, ये देख लो, दे दे बेटा, पूरा कर देता है इसे, चलो बेटा ये हमारे पास एक क्यूब है ध्यान में। अब क्यूब कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट, आपके पास एक 3D फिगर है, और 3D फिगर होगा तो उसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होने वाला है, और ये चीज सारी चीज होने वाले हैं। और लेकिन यहाँ कंपल्सरी कंडीशन है ऑल मस्ट बी इक्वल, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्यूब नहीं कहलाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखना, अब इसके अंदर बात करूं, पहला चीज होता है सरफेस। सरफेस बोले तो जैसे मैं यहाँ पे ये क्यूब दिखा रहा आपको, सरफेस होने का मतलब कि द एरिया सराउंडेड बाय द 4 लाइन्स, 4 लाइन से जो एरिया ये हो गया ना यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम लोग सरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल सरफेस होने कितने चाहिए, 6। अभी इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस बनाने में, देखिए। दूसरा चीज होता है बेटा, इसके अंदर होता है एजेस। एजेस बोले तो कि एक पूरा क्यूब को बनाने के लिए आप टोटल कितने एजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेस कहने का मतलब ये देखना, 4 तो इसको सामने बनने में लगा, 4 इसको पीछे बनने में लगा, टोटल कितने हो गए 8, और 4 इसको कनेक्ट करने में लग गया, क्लियर हो गया। तो टोटल एजेस कितने हो गए इसमें 12। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कॉर्नर। कॉर्नर बोले तो यहाँ देखना बेटा, जब आप क्यूब्स को कट कर लेते हैं तो उसके बाद जब भी 3 लाइन से एक दूसरे जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है ना उसको कॉर्नर कहते हैं। इसमें कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो टोटल कॉर्नर हो गए 8। ये वैल्यू आपको याद रखनी है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नोट डाउन करो इसे। अभी 2024 का एक PYQ कर लेंगे, तो फिर आपको क्लास को मैं कंप्लीट कर, जानिए समझ में आ गया बेटा। उम्र, समीहा, आप हो बेटा ये चले गए, हाँ ये गैप कहाँ हो जाती है फिर,
ये लोग पता है जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, पास में कुछ खाने पीने का लेके बैठते हो, कैमरा ऑफ किया, पटाख से मुंह में रखा, चबा लिया, फिर ऑन कर दिया, है ना सब यहाँ। अच्छा तो आप नीचे थे, चलो ये समझ में आया, ये बात समझ में आ गया पूरा। अब देखना, अब क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे एक क्यूब मैं लेता हूं, ये लो बेटा, एक जितना भी बड़ा क्यूब होता है कितना भी बड़ा हो सकता है, ये लो एक क्यूब मैंने इस तरह से ले लिया, जैसे ये मेरे हाथ में, ये देखो बराबर था ना, कौन इधर उधर कर दिया, मैंने ही तो किया है। ये देखो, ये हमारे पास एक क्यूब है ना, अब इस क्यूब को क्या किया जाता है, आपके सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से इसको कट कर दिया जाए। कट बोले तो ये देखिए बेटा, और इक्वल पार्ट्स में कट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली मेरे को गुस्सा आ गया मैं यू कर दिया, कहीं का गुस्सा इस पे उतार दिया, वो नहीं करना हमें। तो इस केस में क्या करते हैं, ये लोग इस तरह से इसको कट कर देते हैं। कट हो गया बेटा। अभी मैंने इसे सिंपल छोटा सा क्यूब लिया है, जरूरी नहीं है कितना छोटा होगा, आपके जो अभी क्वेश्चन आए ना उसमें 7 की वैल्यू है, समझ में आया। ये देखो बेटा, इस केस में आपको क्वेश्चन में किसी एक साइड की वैल्यू दे दिया जाएगा, बाद में मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, और उसके कट करने के बाद जो छोटा वाला बना है ना वो 1 सेंटीमीटर का हो। क्लियर हो गया। तो कितना का क्यूब है, द बिगर साइज ऑफ द क्यूब एंड द स्मॉलर साइज ऑफ क्यूब दैट इज गिवन, ये कंपलसरी होता है, अगर ना भी दिया जाए तो क्वेश्चन में इसके बारे में मेंशन कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके कट करने से क्यूब्स के अलग अलग पार्ट्स बने हैं। अब कई अलग अलग पार्ट्स कैसे, तो देखो यहाँ पर, देखो बेटा, इस वाले क्यूब को है ना वर्टेक्स क्यूब बोलते हैं। वर्टेक्स बोले तो जो एज में लागू होता है वो देखो, ये जो इसके कॉर्नर पे होते हैं, इसलिए इसको वर्टेक्स क्यूब और कॉर्नर की, जैसे ये मेरे पास है तो ये देखो बेटा, ये आप इसे कॉर्नर क्यूब्स बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है समीहा, देखो बेटा, उमरा ऑन करो कैमरा, ये हमारा वर्टेक्स क्यूब होता है या फिर इसी को कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं। तब आपसे क्वेश्चंस में आएगा कि जब एक क्यूब्स को छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया है, अगर वर्टेक्स क्यूब बने हैं तो टोटल कितने हैं, यही हमारा क्वेश्चन है, जो 24 का क्वेश्चन है वही है। फिर देखना, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर दूं, ये वाला, ये देखो, इसको बोलते हैं बेटा मिडिल क्यूब। ये देखो, ये सारे हमारे पास मिडिल क्यूब्स होंगे, ये लो। तो अगर इसके अंदर कुछ मिडिल क्यूब्स बने हैं तो टोटल मिडिल क्यूब्स बताइए, और साथ साथ मिडिल क्यूब्स का फीचर्स भी बताइए कि इसमें क्या इसका फंक्शन है, फीचर्स है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर, वो देखो बेटा, नेक्स्ट उसका सेंट्रल क्यूब, ये लो, ये हमारा सेंट्रल क्यूब है। बोले तो ये देखो यहाँ पे बेटा, ये तो सारा एक ही जैसा हो गया। ये देखो, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं तो बेटा ये वाला हमारा सेंट्रल क्यूब होगा, ये वाला वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब, और ये वाला मिडिल क्यूब। समझाया सबको। अब आपको बोला जाएगा कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब था 3:3:1 का, और इसको मैंने कट कर दिया, कट करने से इससे स्मॉल क्यूब्स बने हैं, तो मुझे ये बता दो जरा कि टोटल नंबर्स ऑफ मिडिल क्यूब्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ सेंट्रल क्यूब्स कितने हैं, टोटल क्यूब और वर्टेक्स क्यूब कितने हैं। इतनी बातें हो गया। अब मुझे बताएंगे कि इस केस का आप देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। यहां तक नोट डाउन किया है सबने, नाला कर लिया बेटा, आलोक इधर कर लिया सबने, समय यहाँ देखो बेटा। अब पहला, जब भी क्यूब्स के क्वेश्चंस होंगे, जो बातें बता रहा हूँ बेटा दिमाग में एकदम बिठा लेना, जब भी आप क्यूब्स के क्वेश्चन बनाओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, पहला काम करेंगे इसका कटिंग रेशियो निकालेंगे। कटिंग रेशियो, कटिंग रेशियो बोले तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से। एन क्या होता है कि क्यूब आप जब भी दिया जाएगा तो आपके क्यूब का साइज दिया जाएगा कि इतना बड़ा क्यूब था, अगर वो क्वेश्चन फिगर आउट करके देता है, जबकि आपके सिलेबस में फिगर आउट करके नहीं होगा। और ये पहला होता है कटिंग रेशियो, जिससे हमें पता चलेगा कि टोटल इसका साइज क्या था और किस पार्ट में से काटा गया। तो इसका कटिंग रेशियो जो होता है बेटा, ये देखो बेटा, ये निकालते कैसे है, ये 1 साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन 1 साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। इस केस के हिसाब से बात कर लो तो इसका बड़ा साइड कितना है हमारे पास 3, और छोटा साइड कितना है 1। तो इस केस में एन की वैल्यू कितना निकला हमारे पास 3। और ये समझ में आया? ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे कि उसका साइज क्या दिया गया है। क्लियर है? अगर ना दिया जाए तो एन कैसे निकालना है उस बातों को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें, अब इससे पूछा जाएगा कि सर मेरे पास 3:1 का एक क्यूब था, मैंने इसको इक्वल साइज के स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर टोटल क्यूब्स कितने होंगे। देखो बेटा, इसको मैं काउंट करके अगर समझा दूं, देखो इधर दोनों देखो,
अगर काउंट करके समझा दूं, देखो 3 लेयर है हमारे पास, इस लेयर में कितने क्यूब्स हैं, 3 3 3 6 और 3 9, एक लेयर में 9 9 और 9, ये कुछ है 9 9 9। तो ये छोटा क्यूब था तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टोटल क्यूब्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो आंसर हमेशा, हर एक चीज का आंसर बेटा ये n देगा, समझे, इसका आंसर सीधा हो जाता है n क्यूब। अब इस केस में n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखो, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इस केस में n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, 3 का क्यूब कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 27। इस क्यूब के अंदर पहला हो गया कि इसके अंदर टोटल स्मॉल क्यूब कितने हैं, 27। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज है, याद रखो बेटा, मैंने कहा जब भी क्यूब्स के क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो पहला काम इसमें जो करना होता है वो n निकालने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि फिगर नहीं देगा, ये तो समझाने के लिए मैं फिगर आउट किया हुआ है। क्वेश्चन में दे देगा कि मुझे बताओ कि मैंने टोटल क्यूब्स जो है ना मेरे क्वेश्चंस में, कि टोटल क्यूब्स आफ्टर कटिंग द बिगर क्यूब, ये बाय द वे मान लिया जाए कि मान लो कि 64 है, समझे। तो आपको n कैसे निकालना है, तो आपको n क्यूब की वैल्यू तो पता है, n क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। तो n क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब लिख सकता हूँ, ये कट गए तो n की वैल्यू कितना हो गया, 4। तो n निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने फिगर आउट किया है, आपके सिलेबस में कहीं पर भी फिगर आउट आपको फिगर दे के क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, फॉर्मूले से हम इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। ये पॉइंट समझ में आया, इसी तरह क्लियर है। चलो अब आइए सेकंड पॉइंट, इससे 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आप बताओ टोटल वर्टेक्स क्यूब कितने होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये देखो टोटल वर्टेक्स, वर्टेक्स क्यूब कितने होंगे, तो याद रखना बेटा, ये इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोले तो ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ये क्यूब के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये देख रहे हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द क्यूब, साइज ऑफ क्यूब, क्यूब का साइज कितना है उससे रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो यहाँ पे, अरे देखो सब पे, अगर मैं इस क्यूब को कलर कर दूं पूरा, तो मुझे बताइए वर्टेक्स क्यूब के कितने साइड्स विजिबल होंगे और कितने साइड कलर होंगे, बता सकता है कोई। कॉर्नर में जो होते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स क्यूब कहते हैं। हाँ ये फिक्स होता है, ये देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक के कॉर्नर पे एक होता है, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं नॉट। एक क्यूब्स के 3 सरफेस है, तो आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, जितना आपके पास वर्टेक्स कॉर्नर होगा ना, ये वहां पे लाई करते हैं। अरे ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कलर कर दूं, सुनो, अगर मैं इस पूरे क्यूब को कलर में डुबो कर निकाल दूं, तो मुझे बताइए कि कितने वर्टेक्स क्यूब के कितने साइड्स कलर होंगे। बेटा 3 साइड ही तो कलर होगा, टोटल क्यूब में 6 होंगे, तो देखो ये वर्टेक्स क्यूब है, एक तो व्हाइट है, एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है, बाकी आप सरफेस नहीं देख सकते, वो तो अंदर होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है, इसके पॉइंट रखना, 3 साइड्स जो हैं इसके कलर होंगे। ये अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि आप मुझे बताओ कि सच अ क्यूब विच हैव 3 सरफेस इज कलर्ड बाय द ग्रीन येलो पिंक, जो मर्जी हो, तो दैट आंसर इज टोटल वर्टेक्स क्यूब। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखो, 3 और है, देखो थर्ड होता है मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब की बात करें तो देखो यहाँ पे बेटा, ये सिंपल क्वेश्चंस के लिए मैं बात कर दूं, इस वाले क्वेश्चंस के हिसाब से बात करूं, देखिएगा यहाँ एक मिडिल क्यूब है, यहाँ मिडिल क्यूब है, यहाँ है और यहाँ है, 4 सामने है तो 4 पीछे भी तो होंगे, ये देखो 1 2 3 4, उस साइड होगा 5 6, एक पीछे होगा 7 और एक यहाँ पे आ जाएगा 8, सॉरी 12 हो जाएंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो, अगर मैं इसको 3D फिगर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो कहने का मतलब एक मिडिल क्यूब ये वाला यहाँ पर है, एक मिडिल क्यूब इस लाइन पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 12। तो फिर इसे काउंट नहीं करना, यहाँ तो छोटा था तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मेरे को बताओ टोटल मिडिल क्यूब कितने होंगे, तो आप इसका फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होता है 12 × n - 2।
ये हमारा सेकेंड केस हो गया जिसको बोलते हैं मिडिल क्यूब। ठीक है, आप मिडिल क्यूब की बात करें तो बेटा देखिएगा इसके टू सरफेस जो होंगे वो कलर होगा। अगर मैंने इसके देखो यहाँ पे, अरे सामने देखो, ये हमारा मिडिल क्यूब है ना जो बीच में है, इसके देखना एक और ये दो, दो ही तो कलर है। बट इस क्यूब पे तीन कलर आपके पास कलर हो रहे हैं, मिडिल क्यूब के दो ही कलर। कोई भी मिडिल क्यूब बीच का ले लो, देखो दो कलर है, दो कलर है। ये आपको क्वेश्चन में आपको मिडिल क्यूब के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सच अ क्यूब विच हैव टू सरफेस आर कलर्ड, आंसर गोज टू मिडिल क्यूब्स। क्लियर हुआ इधर? तानिया, नैला, क्या नाम, आलोक, क्लियर है सबको? चलो बेटा। अच्छा अंकिता भी तो है, अंकिता तूने आज वो खोला नहीं बेटा तू? चल चौथा बोला, ये तो लाइब्रेरी में हो गया। अच्छा, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। चल बेटा, मिडिल क्यूब समझ में आया, अब होता है सेंट्रल क्यूब। चल थैंक यू बेटा, चलो कुछ तो किया। लो, नेक्स्ट होता है बेटा सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब की बात बोले तो इसका देखिएगा, सेंट्रल क्यूब बोले तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सारे आपका सेंट्रल क्यूब है। जैसे मैं आपको ये क्यूब दिखा रहा हूँ तो ये वाला क्यूब रेड का बीच में जो होता है वो सेंट्रल क्यूब है। ये ब्लू, ये ऑरेंज, ये सारे पॉइंट, अब रुको, ये सारे आपके सेंट्रल क्यूब है, ये देख रहे हैं, ये सेंट्रल क्यूब है। तो आप इसमें काउंट नहीं करोगे, इसको सीधा सा आंसर कैसे देना है? सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 ये देखो 6 × n-2 होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है जिसको बोला जाता है हमारा सेंट्रल क्यूब। अब इसकी बात करें तो इसके वन सरफेस जो है कलर्ड होंगे, क्योंकि बाकी सरफेस तो इसके दिखते ही नहीं है, तो वो आपका कलर होगा ही नहीं। देखो बेटा, हर एक स्मॉल क्यूब्स है, क्यूब्स नाम लग गया तो 6 सरफेस होंगे, लेकिन इस 6 जैसे ये कॉर्नर क्यूब है, इसके 6 सरफेस है लेकिन दिखाई हमें 3 ही देता, बाकी इसके अंदर होते हैं, समझे, जो जुड़े होते हैं इसके। तो वन सरफेस कलर्ड वाले को बोला जाता है हमारे पास सेंट्रल क्यूब। अब मुझे कोई बताएगा कि इस क्यूब के अंदर, तो मैंने सारे क्यूब मेंशन कर लिए, इसके अलावा भी कोई क्यूब बचा है क्या? हाँ बेटा बचा है, एक क्यूब जो इन सब के अंदर में है, जो इन सबको जोड़े रखता है, समझ में आया? और ऐसे क्यूब, यही तो आपका एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं इनर सेंट्रल, इनर सेंट्रल क्यूब। और ये जो क्यूब होता है बेटा, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है n-2 होल क्यूब। और इस केस में जरा ध्यान से समझना बेटा, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 3-2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया, सॉरी होल क्यूब, तो 1 क्यूब, तो आंसर हो गया 1। समझ में आया? अब मैं इनर सेंट्रल क्यूब की बात करूं तो ये देख रहे बेटा, ये होता है नो सरफेस आर कलर्ड, कोई सरफेस इसका कलर्ड नहीं होगा। रौनक सर, बेटा याद रखिएगा, इसका कोई भी सरफेस जो है वो कलर्ड नहीं होगा। मुझे इतना बता दो, इतना थ्योरी सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं पहले पूछ लेता हूं, मैंने पूछा कि टू सरफेस कलर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिडिल क्यूब, फार्मूला 12 × n-2। क्लियर है? अब जिसके एक सरफेस कलर्ड है उसको क्या बोला हमने? वन सरफेस कलर्ड है, कुछ भी बोल देते हैं। जिसके एक सरफेस कलर्ड होंगे तो उसको क्या बोला हमने? सेंट्रल क्यूब। उसका फार्मूला क्या है? 6 × n-2 होल स्क्वायर। लास्ट वन, जिसके नो सरफेस आर कलर्ड, उसको क्या बोलेंगे? इनर सेंट्रल क्यूब, एंड द फार्मूला इज n-6 होल क्यूब, सॉरी n-2 होल क्यूब। इतना क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? अब आपको इसमें ये बोल दे कि मेरे को एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड हो, तो एटलीस्ट करने का मतलब एक भी हो जाए, दो भी हो जाए, मैक्सिमम 3 भी हो जाए। सिर्फ एक, यही एकमात्र ऐसा सेंटर इनर सेंट्रल क्यूब होता है जिसको ना ही आप देख सकते हो, ना इसके अंदर कोई विजिबिलिटी होती है। बात समझ में आया क्या सबको? दानिया, नैला, विपिन, अंकिता, क्लियर है? चलो, मेरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है।
तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन चाहूंगा कि मेरा 2024 आईमेट का अभी मैं दिखा रहा हूं, मुझे सोल्यूशन चाहिए। अगर किसी का भी गलत हुआ तो फिर मैं से 2 घंटे बिठाऊंगा अभी सबको, कोई जाएगा नहीं। चलो चालू हो जाओ बेटा, आपने जो पढ़ा है इसका सोल्यूशन देखो, इससे आपको लगेगा हाँ भाई जो हम कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका आईमेट 2024, ये है क्रिटिकल रीजनिंग। मैं लास्ट ये अगस्त तक आपको पूरा एलआर और एमआर पूरे कंप्लीट करा दूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, आईआर और एलआर तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिजिक्स वगैरह के लिए कुछ दिन का टाइम लगेगा, 5 सितंबर तक हो गए, फिर रिवीजन पे चलेंगे हम। और बहुत टाइम है बेटा अपने पास। आप लोगों की पोजीशन अभी, इतना तो मुझे पता है इंडिया में कोई भी पढ़ा रहा होगा ना उससे बेहतर पोजीशन पे मैंने ला के खड़ा किया आप लोगों को। ठीक है चलिएगा, आंसर क्या है इसका? बन गए समिया, उमरा, अंकिता, आलोक, नैला, क्या है आंसर बेटा? आपको पहले बोला कि क्वेश्चन क्यूब का है तो पहले एन निकालो। एन कितना है? एन कितना है? 7। हमें पता है कि टोटल क्यूब्स कितना है हमारे पास, ये देखो एन क्यूब इक्वल टू 3 4 3, तो एन क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब, ये कट गए तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे बताइए एटलीस्ट वन साइड इज पेंटेड, यानी एक ना एक तो कलर होनी चाहिए। और मैं इसको उल्टा करके सोचूं तो चलेगा? मैं ये निकाल दूं, क्योंकि आपको पता है वर्टेक्स क्यूब भी कलर्ड होता है, मिडिल क्यूब भी कलर्ड होता है, आपका सेंट्रल क्यूब भी कलर्ड होता है, लेकिन जो कलर्ड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अरे जो जिसके एक भी सरफेस कलर्ड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? इनर सेंट्रल। तो इस क्वेश्चन को डिडक्टिव फॉर्मेट में देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव, तो पहले हमने इनर लिखा दिया, जिसका मतलब होता है नो सरफेस कलर्ड, जिसमें एक भी कलर्ड नहीं हो। इसका फॉर्मूला क्या था? n-2 होल क्यूब। अरे यही था, ये देखो n की वैल्यू है 7-2 होल क्यूब, ये हो गया 5 क्यूब, तो आंसर कितना हो गया? 125। आउट ऑफ 343 क्यूब्स में से 125 क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें एक भी कलर नहीं है। सही सुनने में आया? अरे ये समझ में आया? उमरा आप माइक ऑफ करो जरा, आपको ये समझ में आया? यानी कि 343 में मेरे पास 125 क्यूब्स ऐसे थे जिसमें एक भी कलर नहीं था, तो मुझे तो कलर चाहिए एटलीस्ट, तो कर दो ना 343 माइनस कर दो 125, तो वैल्यू कितनी आ रही भाई? 218, यही आ रहा ना? हाँ 218 दिया तो है, माइनस कर लो 8 5 13, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। पता चला? क्लियर है? इसको इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड कहते हैं, यानी जो होगा उससे पहले ये ढूंढ लो जो नहीं होगा। तो हमने ये देखा सिर्फ इनर सेंट्रल क्यूब ही ऐसा क्यूब था जिसमें एक भी क्यूब कलर नहीं होता। और यहां पे देखो क्वेश्चन, देखो बेटा सामने क्वेश्चन पे ये बोला गया है एट लीस्ट वन साइड इज पेंटेड, तो याद रखना बेटा वर्टेक्स में कलर्ड होता है, मिडिल में भी कलर्ड होता है। कितने? मिडिल में कितने? 2। वर्टेक्स में कितने? 3। सेंट्रल में कितने? 1। तो इनर ही तो बचा था, हमसे ये नहीं पूछा गया, बोला एटलीस्ट बता दीजिए क्या हो, तो हमने मैनेज कर दिया। देखो तो कितना प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? ये था आपके 2024 तक के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखा दिए। समझ में आया आज की बात? अब क्रिटिकल के अंदर मैंने काफी मेजर, मैथमेटिकल के अंदर एक टॉपिक ही पढ़ना होता है, वो है हमारा परसेंटेज, वो ऑलरेडी करा चुका है, जिनका नहीं हुआ हम बाद में कर लेंगे। समझ में आया? चलो बेटा आज यही तक रखूंगा, मैं आपको क्यूब के भी क्वेश्चन सेंड करूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट का भी, और रैंकिंग ऑलरेडी कर दिया है। तो मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले कल की टाइमिंग अभी मैं आपको थोड़ी देर में डाल दूंगा ग्रुप में। और जो बच्चे कल जुड़े, दानिया, नैला और ये, आपका होमवर्क क्या है? पहला आरसी कवर करना, और दूसरा मैं आपको
स्पोर्ट्स के नोट्स भेजूंगा, वो मुझे कंप्लीट चाहिए होगा। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी भेज दूँगा। ठीक है, ओके गुड़िया। और सर बोल बेटा। सर आप अपनी क्लास तो डाल दिए